मित्रों नमस्कार। मौलिक अधिकारों के इस चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। विकी क्लासेस के द्वारा YouTube के माध्यम से आप तक जो भी ये वीडियो पहुंचाई जा रही है और उस वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे हैं और उसमें आप हमें कमेंट्स करते हैं, अपने विचार बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज मौलिक अधिकारों के बारे में अपन बात करेंगे। मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है मित्रों, मैं समझता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बहुत ही रोचक विषय है और इस पर जितनी भी चर्चा की जाए मैं समझता हूं बहुत कम है। आज मौलिक अधिकारों के बारे में जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वो हम सिर्फ मौलिक अधिकारों का परिचय देखेंगे। मौलिक अधिकारों को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मौलिक अधिकारों के परिचय की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां पर दिए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं, मौलिक अधिकारों को बतलाते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये आज बात करते हैं। मित्रों, जब मैं मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं तो इसके परिचय से पहले मैं ये यहां पर बता देना जरूरी समझता हूं कि मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से पूर्णतः अलग होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान में तो दिए गए हैं, लेकिन इनकी व्याख्या जब हम करें तो मौलिक अधिकार दूसरे अधिकारों से किस तरीके से अलग होते हैं, मौलिक अधिकार क्या है, ये हम बात कर लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकारों से किस तरीके से अलग हैं। क्या विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही चीज है, या फिर विधिक अधिकार मौलिक अधिकार मानवाधिकारों से अलग हैं, या मानवाधिकार क्या होते हैं, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मौलिक अधिकार किसी भी संविधान या मूल विधि में प्रदत्त अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। जो भारत में मौलिक अधिकार है वो आवश्यक नहीं है कि पाकिस्तान में भी हो, वो आवश्यक नहीं है कि इंग्लैंड में हो, या यूं कह सकते हैं कि जो अमेरिका के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये भी जरूर नहीं है कि भारत में वो मौलिक अधिकार हो। यानी कोई देश अपने नागरिकों को जिन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान करना चाहता है, देना चाहता है, सिर्फ उन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार अलग अलग देशों के अलग अलग हो सकते हैं। विधिक अधिकार भी ठीक ऐसे ही है, लेकिन मौलिक अधिकार और विधिक अधिकारों में क्या फर्क है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, हमारे संविधान में विधिक अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत रूप से क्या फर्क है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी जहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है, वहीं पर विधिक अधिकारों के मामले में ऐसा नहीं है। जैसे अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किंतु अगर मैं ये बात करूं कि वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 301 में दिया गया है, 301 का में दिया गया है, तो वो अपने आप में मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि वो एक विधिक अधिकार है। उपभोक्ता अधिकार और मौलिक अधिकार ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि उपभोक्ता अधिकार एक विधिक अधिकार है, वहीं पर मौलिक अधिकार एक भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटीड है। यानी उस जो आपका जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी बाकायदा। तीसरी तरफ अगर मैं ये बात करूं कि मानवाधिकार मौलिक अधिकार और विधिक अधिकारों से अलग क्यों है, जहां पर मौलिक अधिकार किसी संविधान की आधारभूत संरचना भी कह सकते हैं, किसी संविधान का एक आधार हो सकता है। विधिक अधिकार एक कानून के माध्यम से या एक संविदा के माध्यम से दिया जा सकता है, लेकिन मानवाधिकार किसी देश की सीमा से नहीं बंधे होते हैं, किसी देश की सीमा से नहीं बंधे होते हैं। मानवाधिकार एक मानव होने के नाते जो आपको अधिकार मिलते हैं उन्हें ही मानवाधिकार कहा जाता है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा में स्पष्ट मैं कह सकता हूं कि किसी व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और मानसिक ये जो विकास है, नैतिक, भौतिक और मानसिक विकास के लिए
आवश्यक है, उन्हें ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। विधिक अधिकारों के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। लेकिन मानवाधिकारों की बात करें तो मानवाधिकार किसी भी देश की सीमा से नहीं बंधे होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि किसी देश के संविधान में मानवाधिकार का जिक्र ना हो तो वहां के मानव को वहां का मानवाधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। तो ये तो हमने फर्क देखा है मौलिक अधिकारों के, विधिक अधिकारों के और मानवाधिकारों के बीच में। एक तो मित्रों बात हुई ये कि हमने बात की है मौलिक अधिकारों की प्रकृति की, मौलिक अधिकार किस तरीके से कार्य करते हैं और मौलिक अधिकारों का स्वरूप क्या है, ये हम देख लेते हैं। इसके आगे एक बात और आती है, वो ये है कि भारत में मौलिक अधिकार क्या आत्यांतिक है? या आत्यांतिक के माना क्या है? किसी देश के मौलिक अधिकारों पर किसी भी तरीके का कोई निर्बंधन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन न लगाया जाना ही आत्यांतिक या एब्सोल्यूट कहलाता है। क्या भारत में ऐसा है? भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में आत्यांतिक नहीं है, मौलिक अधिकार भारत में आत्यांतिक नहीं है। वहीं पर अगर हम देखें यूएस संविधान की बात करें तो यूएस संविधान में मूल अधिकार आत्यांतिक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। वहां की संसद के द्वारा, वहां के संविधान के द्वारा, वहां किसी भी विधि के द्वारा मौलिक अधिकारों पर किसी भी तरीके का कोई भी निर्बंधन नहीं है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो इंग्लैंड, हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। वहां का जो संविधान है उसका प्रारूप किस तरीके से है कि संसद वहां पर एक कानून बनाती है, उस कानून की अपने आप में एक एक्सपायरी डेट होती है। 15 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद में वो कानून स्वतः ही लैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसकी जगह नया कानून आ जाता है, या फिर उससे पहले ही कोई नया कानून बना लिया जाता है। तो क्या वहां पर मूल अधिकार गारंटीड है या क्या वहां पर एब्सोल्यूट है? नहीं, वहां पर भी मूल अधिकारों पर बहुत ज्यादा युक्त या यूं कह सकते हैं बहुत ज्यादा निर्बंधन लगे हुए हैं, क्योंकि संसद ही निर्धारित करती है कि कौन सा मौलिक अधिकार है या कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यानी वहां लिखित संविधान के रूप में या संविधान के द्वारा लिखित रूप में मौलिक अधिकारों को नहीं दिया गया है। वहां पर मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, विधि द्वारा प्रदत्त है, कानून के द्वारा प्रदत्त है। वहीं पर यूएस संविधान में लिखे गए मौलिक अधिकार आत्यांतिक है, एब्सोल्यूट है। हम यहां पर यह बात करते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार युक्ति युक्त, निर्बंधन युक्त हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है या इसका माना क्या है, हम देखते हैं। जहां पर यूएस संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या और मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन की शक्ति, उस पर रेस्ट्रिक्शंस की शक्ति वहां की न्यायपालिका को दी गई है। जहां पर इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन की शक्ति, उसकी व्याख्या की शक्ति या उसको लागू करने या हटाने को या लैप्स करने की शक्ति संसद को दी गई है, वहां पर भारतीय संविधान में इन दोनों के अलग, बिल्कुल अलग, इन दोनों के अलग अपनाई गई है। और वो क्या अपनाई गई है हम देखते हैं। हमारे यहां पर किसी भी मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त निर्बंधन की शक्ति संसद के पास है, ना कि न्यायपालिका के पास है। यह ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में निर्बंधन की जो शक्ति है, मूल अधिकारों पर निर्बंधन, यानी मैं कह सकता हूं रेस्ट्रिक्शन, इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किंतु यह निर्बंधन जो मौलिक अधिकारों पर लगाया गया है, वो निर्बंधन युक्ति युक्त है या नहीं है, वो जायज है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, इस बात का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। यानी वो शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास है, न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका निर्बंधन नहीं लगा सकती, किंतु युक्ति युक्तता की सिद्धांत की अवपालना करवा सकती है।
यानी आप इसको सीधे शब्दों में ऐसे समझे, जहां पर हमारी संसद किसी भी मौलिक अधिकार पर निर्बंधन लगा सकती है, किंतु वो निर्बंधन सही है या गलत है इस बात का निर्धारण हमारी न्यायपालिका करती है। संसद के पास ये अधिकार नहीं है। ठीक इसी तरीके से न्यायपालिका के पास मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाने की शक्ति नहीं है। वो ये निर्धारण कर सकती है कि वो निर्बंधन सही है या नहीं। निर्बंधन लगाने का अधिकार संसद के पास है, जबकि उस निर्बंधन को सही ठहराने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। मित्रों, एक तो बात हमने ये की है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति देखी है कि मौलिक अधिकार मानवाधिकारों से किस तरीके से भिन्न होते हैं, विधिक अधिकारों से किस तरीके से भिन्न होते हैं, संवैधानिक अधिकारों से किस तरीके से भिन्न होते हैं, नागरिक अधिकारों से किस तरीके से भिन्न हो सकते हैं, या यूं कह सकते हैं सामान्य अधिकारों से किस तरीके से भिन्न है। ये हमने बात की है। दूसरी बात हम क्या करनी है, हमने आज क्या किया है कि क्या भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार बिल्कुल एब्सोल्यूट है, या यूं कह सकते हैं आत्यंतिक है या नहीं है। ये भी हमने देखा है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। उन पे युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। युक्ति युक्त निर्बंधन, जो भी रेस्ट्रिक्शन है, उनको लगाने की पावर संसद के पास है, किंतु वो निर्बंधन या वो रेस्ट्रिक्शन सही है या जायज नहीं है, इस बात की शक्ति या इसकी व्याख्या करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका के पास निर्बंधन लगाने की शक्ति नहीं है। ये हमने एक बड़ी बात की है। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्गीकरण देख सकते हैं। एक हम वर्गीकरण कर लेते हैं छोटा सा, कि उनकी प्रकृति, ये मैं बात कर रहा हूं प्रकृति की, मौलिक अधिकारों की प्रकृति का वर्गीकरण। देखिए, भारतीय संविधान में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों में आगे हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार के वर्गीकरण से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, और बाकी में जो है मौलिक अधिकार के परिपूर्ण करने वाली या उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो ये 12 से 35 में मूल अधिकारों के वर्गीकरण 14 से 32 तक में दिया गया है। अनुच्छेद संख्या 14 से 32 तक दिया गया है। तो ये जो वर्गीकरण है, इनमें से अगर मैं बात करूं अनुच्छेद संख्या 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 अधिकार है ये नागरिक अधिकार है। कहने का मतलब क्या है, मूल अधिकारों में अनुच्छेद संख्या 15, अनुच्छेद संख्या 16, अनुच्छेद संख्या 19, अनुच्छेद संख्या 29 और अनुच्छेद संख्या 30, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, दूसरे नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और इसके अलावा जो भी अनुच्छेद हैं वो भारत में रह रहे अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त है। ये इन दो बातों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद संख्या 15, 16, 19, 29 और 30, सिर्फ यही अनुच्छेद हैं। इसके अलावा बाकी जो भी है वो भारत में रह रहे, मेरी डेफिनेशन को आप ध्यान रखिएगा, भारत में रह रहे व्यक्तियों को ही प्राप्त है। एक तो ये है। दूसरी बात, इसके वर्गीकरण में हम बात करते हैं लागू होने की, कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद हैं वो किस तरीके से लागू हो जाते हैं। इसमें मैं बात करूं तो अनुच्छेद संख्या 14, 19 और अनुच्छेद संख्या 29, ये जो अनुच्छेद हैं, जैसे ही संविधान का प्रारंभ होता है, मित्रों पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनुच्छेद संख्या 394 में भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की बात की गई है। तो जैसे ही संविधान प्रारंभ होता है, अनुच्छेद संख्या 19, 14 और 29, ये तीनों अनुच्छेद संविधान के लागू होने के साथ ही स्वतः ही लागू हो जाते हैं। बाकी जो अनुच्छेद हैं उसके लिए सरकार कानून बनाती है या सरकार एक विधि का प्रारूप निर्धारित करती है और उसी हिसाब से वो लागू होंगे। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनके तहत कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उनसे कौन कौन से संबंध, किस किस वाद से उनका संबंध है। ये हमने प्रकृति की बात कर ली है। अब
भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके संबंध में हम बात कर लेते हैं। मित्रों, इसको मैं मूल अधिकार को जो है उसको मैं 3 भागों में बांट देता हूं। मूल अधिकार हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। लेकिन अनुच्छेद संख्या 14 से 32 में ही हमारे 6 प्रकार के मूल अधिकारों का जिक्र दिया गया है, वर्णन दिया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार के, या यूं कह सकते हैं 7 वर्गों के मूल अधिकार थे। मूल संविधान की अगर हम बात करें तो ये हम पहले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसमें 7 वर्ग थे। लेकिन वर्तमान के अंदर अभी भारतीय संविधान में 6 वर्गों में मौलिक अधिकार दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम बहुत जानते हैं कि अनुच्छेद संख्या 31 जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया था। वर्तमान में वो एक विधिक अधिकार है, 300 क में या 300A में डाल दिया गया है। मित्रों, अगर आपने गौर किया हो तो पिछला जो वीडियो था केशवानंद भारतीवाद, मैंने उसमें गलती से या त्रुटि से मैंने उसमें 42वां संविधान संशोधन बोल दिया था। ये जो 7वां या यूं कह सकते हैं जो अनुच्छेद 31 था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया। वो पूरे भारत में वर्तमान में अभी कहीं भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम से पहले वो जम्मू कश्मीर में लागू था, किंतु वर्तमान में वहां पर भी वो लागू नहीं है। एक तो बात यह है। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 12 क्या है, अनुच्छेद संख्या 13 क्या है, अनुच्छेद संख्या 33 क्या है, 34 क्या है, 35 क्या है, इनकी बात करते हैं। और उसके बाद में अनुच्छेद संख्या 14 से 32 की जो वर्ग है, जो मौलिक अधिकारों के जो वर्ग है, 6 प्रकार के जो वर्ग है, उन वर्गों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद संख्या 12 देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 12 में क्या दिया गया है? अभी अनुच्छेद संख्या 12 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा, आपका 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा ध्यान इधर बटाना चाहूंगा। मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा। एक शब्द होता है राज्य, आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में हम इसे स्टेट कह सकते हैं। एक शब्द होता है राष्ट्र, इसको हम आंग्ल भाषा में नेशन कह सकते हैं। एक शब्द होता है देश, आंग्ल भाषा में हम इसे कंट्री कह सकते हैं। सो कंट्री, नेशन और स्टेट, ये तीनों शब्द जो हैं वो अलग अलग प्रकृति के हैं। देश शब्द अपने आप में एक भौगोलिक आयाम दर्शाता है, एक भौगोलिक प्रकृति दर्शाता है। यानी अगर ज्योग्राफिकली हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो हम किसी एक मैप को देख सकते हैं, नक्शे को देख के कह सकते हैं कि ये देश भारत है, ये देश पाकिस्तान है, ये देश चाइना है, या ये देश बांग्लादेश है। तो वो एक भौगोलिक आयाम है, एक भौगोलिक प्रकृति, एक भौगोलिक या ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है। राष्ट्र शब्द की और राज्य की बात करें, सो नेशन शब्द जो है वो नेटस से निकला है। नेटस मीन्स एक जाति या एक धर्म या एक जैसे होने का भाव। तो नेटस अपने आप में एक ग्रुप दर्शाता है। भारत एक राष्ट्र है क्या, या क्या भारत एक राष्ट्र है या एक से अधिक राष्ट्र है? दूसरी बात, एक स्टेट है जो एक निश्चित ज्योग्राफिकल बाउंड्री के साथ, एक भौगोलिक सीमा के साथ पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रन, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से संचालित निश्चित भूभाग जो किसी जनसंख्या से युक्त हो और उस जनसंख्या का उस राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में विश्वास हो, ऐसी जगह को राज्य कहा जाता है। नेशन नहीं कहा जाता, स्टेट नहीं कहा जाता। माफ कीजिएगा, नेशन नहीं कहा जाता, स्टेट कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? भारत में एक जाति या धर्म होने से संबंधित बहुत सारे ग्रुप हैं। मतलब एक ऐसा समूह है जो अपने आप को हिंदू कहता है, एक ऐसा समूह है जो अपने आप को मुस्लिम कहता है, एक ऐसा समूह है
जो अपने आप को ईसाई कहता है, एक ऐसा समूह है जो अपने आप को पारसी कहता है, एक ऐसा समूह है जो अपने आप को जैन कहता है, एक ऐसा समूह है जो अपने आप को बुद्धिस्ट या बौद्ध धर्मावलंबी कहता है। सो ये अलग अलग राष्ट्र हैं, ये अलग अलग नेशन हैं। सो भारत भर के भीतर ही बहुत सारे नेशन हैं, बहुत सारे राष्ट्र हैं। सो भारत एक राज्य है, भारत एक स्टेट है और इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं। सो ऐसा कोई भी नेटस के भाव वाला नेशन अपने आप में एक अलग नेशन है और एक राज्य के अंदर बहुत सारे नेशन हो सकते हैं। तो भारत के अंदर बहुत सारे राष्ट्र भारत के अंदर बहुत सारे राष्ट्र हैं और ऐसा कोई स्टेट जिसमें बहुत सारे नेशन हो उसे प्लूरिस्टिक स्टेट कहा जाता है या बहुलवादी राज्य कहा जाता है। भारत एक बहुलवादी राज्य है। हमने बात की है ये राज्य शब्द की, जो हमारे संविधान में जो या नॉर्मली जो जैसे हम लोग राज्य शब्द से या स्टेट शब्द से जो अर्थ लेते हैं वो ये राज्य नहीं है। हमने सुविधा की दृष्टि से प्रांतों को राज्य कहकर पुकारा है। हमारे संविधान के अंदर जो राज्य शब्द आता है, बार बार आता है जैसे यूं कह सकते हैं कि राजस्थान एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, महाराष्ट्र एक राज्य है, जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था, या बहुत सारे जो हमारे जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं जिनको हम बोलते हैं, वो ये राज्य की परिभाषा नहीं है, बल्कि वो एक प्रांत है जिनको सुविधा की दृष्टि से हमने राज्य शब्द दिया है, वो स्टेट नहीं है। सो मैं आपको मैं राज्य की परिभाषा जो है मैंने आपको बताई है कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। तो अनुच्छेद संख्या 12 के अंदर जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो राज्य ये राज्य नहीं है, वो राज्य संविधान के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सुपरिभाषित है, उल्लेखित है। राज्य शब्द का मतलब क्या है? देखिए, राज्य शब्द की इसमें जो व्याख्या दी गई है वो 4 तरीके से दी गई है। पहला, हमारे देश की संसद। सीधे सी बात है, हमारे देश की संसद, इसका मतलब यह है कि हमारे देश की संसद या हमारे देश की विधायिका, जो केंद्रीय विधायिका है या संघीय विधायिका है, वो इसके सभी पदाधिकारी हैं, वो भले ही राष्ट्रपति है, वो भले ही उपराष्ट्रपति हैं, वो सभी लोकसभा के सदस्य हैं, वो सभी राज्यसभा के सदस्य हैं, कार्यपालिका के जो भी सदस्य हैं या जो मंत्री हैं, ये सारे के सारे जो हम अगर बात करें तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, विधायिका यानी जो राज्यों की विधायिका है, प्रांतीय जो विधायिका है, इसका मतलब जो जितने भी विधानमंडल हैं, विधानसभा या विधान परिषदें भी हो सकती हैं, वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसमें 2 चीजें और दी गई। ये पहले 2 तो स्पष्ट है कि हमारी जो संघीय संसद है या राज्यों की जितने भी विधानसभाएं हैं वो सब राज्य कहलाएंगी। तीसरी जो है उनको हम ये कह सकते हैं कि अन्य पदाधिकारी। अन्य पदाधिकारी का मतलब यहां पर यह भी बहुत ज्यादा कोई अस्पष्ट परिभाषा नहीं है। अन्य पदाधिकारी का मतलब यह है कि इन दोनों के जो कार्यपालिका है, जो हमारी संसदीय कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, या जो हमारी राज्य की विधानमंडल है, उसमें जो हमारी कार्यपालिकाएं हैं, जितने भी राज्यों के अलग अलग मंत्रिमंडल हैं, उन राज्यों के मंत्रिमंडल, इनके अधीन आने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब के सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो अन्य संस्थाएं हैं, चौथा जो शब्द है अन्य संस्थाएं हैं, उन अन्य संस्थाओं से क्या लेना देना है या उनका क्या अर्थ है? तो जो अन्य संस्थाएं हैं उन सभी के अंदर वो संस्थाएं आती हैं जो या तो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो, चाहे वो आंशिक हो चाहे वो पूर्णतः हो, या ऐसी संस्थाएं जिनको सार्वजनिक हित में किसी भी प्रकार का आदेश, नियम, विनियम या कोई प्रथा बनाने की शक्ति हो, या उनके आदेश से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हों, इन सबको राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। और यहां पर ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से ये हाईलाइट करना चाहूंगा मैं इस बात को कि भाग 3 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है वो सिर्फ भाग 3 के लिए है। हालांकि भाग 4 में भी, भाग 4 में
मैं पूरे भाग को नहीं कह सकता, भाग 4 का जो नीति निदेशक तत्वों वाला है, भाग 4 का नहीं, भाग 4 जो नीति निदेशक है, डीपीएसपी है, तो नीति निदेशक तत्वों के लिए भी राज्य की परिभाषा सेम यही रहेगी। ये इस बात अनुच्छेद संख्या 36 में कही गई है। सो राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो भाग 3 पर लागू होती है। माफ कीजिएगा, भाग 4 में भी यही लिखा गया है कि इसमें जो राज्य शब्द की परिभाषा है वो वही है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंदर दी गई है। इसका मतलब ये जो 3 और 4 की जो राज्य की भाषा है ये पूरे संविधान पर लागू नहीं होती है, सिर्फ इन्हीं 2 भागों पर लागू होती है, मौलिक अधिकारों के भाग पर और नीति निदेशक तत्वों के भाग पर। सो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद संख्या 12 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 13 की। अनुच्छेद संख्या 13 में क्या दिया गया है मित्रों? अनुच्छेद संख्या 13, इसमें अनुच्छेद संख्या 13 के अंदर कई जो है सब क्लॉज है, उपवर्ग कह सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 1, अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद संख्या 13(2), अनुच्छेद संख्या 13(3), यूं कह सकते हैं। तो अनुच्छेद संख्या 13(1) में क्या दिया गया है? अनुच्छेद संख्या 13(1) में क्या दिया गया है, 2 में क्या दिया गया है? ये जो दोनों है उपवर्ग, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, हमें इन दोनों को अच्छे तरीके से यह समझना है कि जहां पर अनुच्छेद संख्या 13(1) में यह बात कही गई है कि संविधान पूर्व विधियां, मतलब हमारा जो संविधान लागू हुआ उससे पहले जितने भी कानून थे या जितने भी एक्ट हैं, उन एक्ट में अगर कोई भी ऐसा कानून है जो मूल अधिकारों को ढकता है, मूल अधिकारों पर ग्रहण लगाता है, एक्लिप्स का है रूल जो है, अगर वो करता है तो वो शून्य होगा, वो न्यून होगा। मतलब भारत के संविधान लागू होने से ठीक पहले चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई विधि हो, वो अगर मूल अधिकारों को हनन करती है तो वो कानून असंवैधानिक माना जाएगा। यहां पर यह बात स्पष्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनुच्छेद संख्या 13(1) में उन विधियों को समाप्त या न्यून माना जाएगा जो संविधान लागू होने के पहले हो। अनुच्छेद संख्या 13(2) में यह बात कही गई है कि वो विधियां जो संविधानेतर, संविधान के बाद में लागू हुई है, मतलब हमारा जो गणतंत्र भारत है 26 जनवरी 1950 के बाद में जितने भी कोई कानून बनाए जाएंगे, जो भी विधियां बनाई जाएंगी, वो विधियां उस मात्रा में न्यून होगी, उस मात्रा में शून्य होगी जिस मात्रा में वो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का हनन करती हो। मतलब अनुच्छेद संख्या 13(1) में संविधान लागू होने के पहले की विधियां मूल अधिकारों का अगर हनन कर रही है तो वो शून्य मानी जाएंगी। अनुच्छेद संख्या 13(2) के अनुसार वो विधियां जो संविधान लागू होने के बाद किसी सरकार ने बनाई है या इन राज्यों में से या इनमें से किसी भी संस्था ने बनाई है और वो अगर मूल अधिकारों का हनन करती है तो वो न्यून होगी या वो शून्य होगी। अनुच्छेद संख्या 13(3), और इस 3 में क्या है? विधि शब्द की परिभाषा है। विधि शब्द की परिभाषा है। विधि शब्द का मतलब है कि विधि शब्द क्या क्या है। यहां पर मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहूंगा। विधि शब्द की इसमें स्पष्ट रूप लिखा गया है कि विधि शब्द की परिभाषा में क्या क्या समाविष्ट है। समाविष्ट शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब यह है कि विधि शब्द की परिभाषा के लिए जहां पर इन्होंने नियम, अधिनियम, विनियम, कानून, प्रथा, रूढ़ी ये शब्द डाले गए हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ इन्हीं शब्दों को विधि नहीं कहा जाएगा। कोई भी एक ऐसा कानून हो या कोई भी एक ऐसी प्रथा हो जो इसकी अगर आप परिभाषा कुछ अलग दे दोगे किंतु फिर भी वो अगर मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या वो एक विधि की तरह लागू हो रहा है तो वो समाविष्ट किया जाएगा। ये समाविष्ट शब्द लिखा गया है कि विधि शब्द को, विधि शब्द के अंदर कौन कौन से जो शब्द हैं वो समाविष्ट हैं। 13(1) में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, संविधान पूर्व विधियां और संविधान बाद विधियां, यानी हमारे संविधान के लागू होने के बाद की विधियां। संविधान पूर्व विधियां जो संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का हनन करती है वो बिल्कुल न्यून मानी जाएंगी। संविधान के बाद में अगर किसी सरकार ने कोई या इन संस्थाओं ने कोई ऐसी विधि बनाई है जो मूल अधिकारों का हनन करती है तो वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगी। और अनुच्छेद संख्या 13(3) में
विधि शब्द की परिभाषा दी गई है कि विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या होंगे। ये जो बात है 13(1), 13(2) और 13(3) यहां पर ध्यान रखने वाली है। अनुच्छेद संख्या 13 मूल संविधान में था। मूल संविधान में अनुच्छेद संख्या 13(1), 13(2), 13(3) ये तीनों के तीनों मूल संविधान का भाग थे। ये हमने बात की है अनुच्छेद संख्या 12 और 13 के बारे में। इसके अलावा मित्रों अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद संख्या 14 से 32 का जो वर्ग है, उस वर्ग के ठीक बाद में 3 अनुच्छेद ऐसे आते हैं। मोस्टली आपने जहां भी मूल अधिकारों के संबंध में अध्ययन किया होगा या जो भी आपने वीडियोस देखी होगी, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि अनुच्छेद संख्या 33, 34 और 35 को अक्सर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम इन पे एक नजर डाल लेते हैं। अनुच्छेद संख्या 33, 34, 35 क्या है? अनुच्छेद संख्या 33, अनुच्छेद संख्या 33 में क्या दिया गया? अनुच्छेद संख्या 33 में जितने भी हमारे सेना है या जितने भी सहायक पुलिस बल हैं, सेंट्रल एलाइड पुलिस फोर्सेस हैं, या हमारी सेना है, या हमारी वायुसेना है, या हमारी जल सेना है, नौसेना कह सकते हैं, इनके जितने भी कार्मिक हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके सेवा काल के दौरान उनके मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है। इसका मतलब क्या है? यहां पर आप देखिए, भारत और इंग्लैंड का मैं उदाहरण लेता हूं। जैसे इंग्लैंड में एक पुलिस फोर्स का कोई व्यक्ति है, उसको उसका शरीफ है या जो उसका जो बड़ा अधिकारी है, वो गोली चलाने का एक आदेश देता है, तो वो पलट करके अपने शरीफ से क्वेश्चन कर सकता है कि मैं ये गोली क्यों चलाऊं। वहीं पर भारत में हमारी जो भी सेनाएं हैं, उनका अगर एक पदाधिकारी है, कमांडर है या असिस्टेंट कमांडेंट कोई है, वो अगर अपने सिपाही को या अपने सिपाही को गोली चलाने का आदेश देता है, तो वापस पलटकर वो नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि अनुच्छेद संख्या 33 के तहत जो भी हमारी सेना के या सहायक सेना के जितने भी कार्मिक हैं, उनके मूल अधिकारों का, यानी उनके भाषण और स्वतंत्रता और इनसे संबंधित जितने भी मूल अधिकार है, सेवा काल के दौरान उन मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है। वो क्यों किया गया है? क्योंकि देश की सुरक्षा में ऐसा आवश्यक है, देश की सुरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक है। तो अनुच्छेद संख्या 33 में जितने भी जो भी हमारी सेना या रक्षा से संबंधित जितने भी हमारी फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस के कार्मिकों का मूल अधिकारों का सेवा काल के दौरान जो है उनका निलंबन किया गया। और इसके लिए अलग अलग है, जैसे सेना अधिनियम है, वायुसेना अधिनियम है, नौसेना अधिनियम है, सेंट्रल अप्लाइड पुलिस फोर्स है। तो उसके जितने भी कार्मिक हैं, उनके मूल अधिकारों का निलंबन सेवा काल के दौरान किया गया है। एक तो बात ये। दूसरी बात यहां पर अनुच्छेद संख्या 34 में मार्शल लॉ यानी सेना कानून, मार्शल लॉ के दौरान मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। भारत के किसी निश्चित भूभाग पे, किसी एक शहर के अंदर या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा अगर कोई अशांति फैली हुई है, तो वहां पर अगर मार्शल लॉ लगा दिया गया है, तो और वहां पर जैसे बहुत सारे पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहां पर समय समय पर मार्शल लॉ लगते रहते हैं। सो जो मार्शल लॉ है, उस दौरान मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये बात अनुच्छेद संख्या 34 में 34 में कहा गया है। मार्शल लॉ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्शल लॉ आपात स्थिति से, राष्ट्रपति शासन से या संवैधानिक संकट से बिल्कुल अलग है। ये बात कही गई है अनुच्छेद संख्या 34 के दौरान। और अनुच्छेद संख्या 35 ये क्या है? ये काफी एक महत्वपूर्ण चीज है। आपने अक्सर सुना होगा इंडियन पेनल कोड, आईपीसी की धारा ये वो 140, 124, 125 और ये सब क्या है? अनुच्छेद संख्या 35 हमारी संसद को ये शक्ति प्रदान करती है कि विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दोष का निर्धारण करने की, कोई भी कानून बनाने की जो शक्ति है, वो हमारी संसद में मौजूद रहेगी। मतलब आईपीसी में मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए की चोरी की है, तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार हमारी संसद के पास है। हमारी संसद ये भी संसद या विधायिका है, वो ये भी कर सकती है कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए की चोरी की, तो उस पर 12000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए। यानी किसी भी अपराध के लिए
दोष या दंड निर्धारित करने, किसी भी दोष सिद्ध अपराध के लिए दंड निर्धारित करने की जो शक्ति है वो हमारी विधायिका के पास है। ये उन्हें शक्ति कहां से मिलती है? अनुच्छेद संख्या 35 से मिलती है। तो मित्रों, मैंने आज अभी तक 12-13 अनुच्छेद संख्या 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी है, अनुच्छेद संख्या 13 में मैंने आपको परिभाषा दी है विधि शब्द की, या विधि के अनुसार अनुच्छेद संख्या 13, 1, 2 और 3 की बात की है। इसके अलावा मैंने बात की है अनुच्छेद संख्या 33 की, जो सेना और जो हमारी जो रक्षा प्रणाली है उसके जो भी कार्मिक हैं उनके मूल अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति अनुच्छेद संख्या 33 के तहत ये संसद के पास है। अनुच्छेद संख्या 34 में हमने ये बात की है मार्शल लॉ के दौरान, सेना शासन के दौरान या सेना कानून के दौरान वहां पर मूल अधिकार हनन हो जाते हैं, वह मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, माफ कीजिएगा, मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं और वहां पर सामान्य कोर्ट्स है, यानी जो हमारी जो दैनंदिन जो भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो अधीनस्थ कोर्ट हैं, तो उनकी जगह पर सेना न्यायालय काम करता है। जैसे ही मार्शल लॉ हट जाता है तो जो सेना के न्यायालय वो भी हट जाते हैं। और अनुच्छेद संख्या 35 के तहत हमारी जो विधायिका है उसको ये शक्ति है कि वो विभिन्न अपराधों के लिए जो दंड है वो निर्धारित करें। इन दंड को कम या ज्यादा किया जा सकता है, पर वो एक कानून बना करके। सो इस पहला जो मूल अधिकार वाला जो परिचय है, ये जो वीडियो है, तो इसमें हमने छोटे छोटे शब्दों में या यूं कह सकते हैं कि जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात कर लिया। मूल अधिकारों का जो वर्गीकरण है विस्तार से है वो हम अगले वीडियो में पढ़ें। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।